आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्रोनाउन को जानते हैं। प्रोनाउन का उपयोग कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। जो शब्द वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे राम खाना बना रहा है। ठीक, अब यहाँ क्या है, करता क्या है, राम। क्या है, राम। राम के स्थान पर जो भी शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। राम को देखेंगे, ये कैसा है, एक वचन का है या बहुवचन का। ये क्या है, एक वचन है। किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है। तो देखेंगे ये पुल्लिंग का है। ठीक, अब इसको हम पुल्लिंग में देखेंगे, एक वचन देखेंगे। सर्वनाम में कौन सा शब्द आता है, वो आता है वह। क्या आता है, वह। तो राम के स्थान पर क्या प्रयोग हो जाएगा, वह खाना बना रहा है। देखो, ये प्रारंभ से ही वह शब्द नहीं प्रयोग हो रहा है। जब राम खाना बना रहा है, राम खाना बनाने के बाद किसी और काम को करने जाता है, तो राम शब्द बार बार जब रिपीट होगा तो राम शब्द ना लिख करके वह शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका, वह शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक इंग्लिश के सेंटेंस में दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज हो रहा है। सीता sings a good song. Sita also writes good stories and poetry. अब यहाँ भी सीता का प्रयोग हुआ, फिर यहाँ भी सीता का प्रयोग हुआ, आगे भी ऐसे करेंगे तो फिर सीता का प्रयोग होगा। तो हम बार बार सीता का प्रयोग न करके उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। अब यहाँ सीता सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सीता ही रहेगा। अगर हम चेंज करते हैं तो प्रोनाउन यूज करते हैं तो सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग, सी आल्सो राइट्स गुड स्टोरीज एंड पोएट्रीज। समझ आया। किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं, वहाँ उस नाउन को बार बार रिपीट न कर कर उसके स्थान पर हम प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं और देखते हैं कि जिस नंबर का, जिस जेंडर का हमारा नाउन है, उसी नंबर का, उसी जेंडर का हमारा प्रोनाउन भी होना चाहिए। तो हम कुछ आपको प्रोनाउंस के
वर्ड्स ही बता देते हैं। ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, दीज आर प्रोनाउंस। ये सब क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। ये सब हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, मतलब कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है। ठीक, जब इनको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इनका पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज, हर, इट्स, दियर, माई या माइन, आवर, योर। पॉजेसिव केस कब यूज होता है? जब किसी भी नाउन पर ये अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं तो वहां पर पॉजेसिव केस यूज होता है। जैसे योर पेन, माई बाइसिकल, दियर कंप्यूटर, इट्स बकेट, हर मोबाइल फोन, हिज रूम। तो इस तरह जहां पर अपना अधिकार दिखाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, ओनरशिप दिखाना होता है, वहां पर पॉजेसिव केस का यूज होता है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हिम, हर, इट, देम, मी, अस, यू। सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 10 टाइप्स। 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है? व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसका उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या समूह का, जहां पर किसी विशेष व्यक्ति या समूह का उल्लेख हुआ रहता है या उल्लेख करना होता है, वहां पर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो। अ टाइप ऑफ pronoun used to refer to special, सॉरी स्पेसिफिक कर लो इसको, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स। पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग वहां पर करते हैं जहां पर हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी विशेष व्यक्ति या समूह को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, वहां पर पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे अभी पीछे के सेंटेंस में हमने बताया था। ठीक, एग्जाम्पल में
सीता, sings a song, she also writes poetry। सीता अच्छा गाती है लेकिन वह पोएट्री भी लिखती है, कविता भी लिखती है। तो सीता, सीता की जगह क्या आ गया? सी। अब सीता को इंडिकेट कर रहा है तो सीता क्या हो गई यहाँ पर? स्पेसिफिक पर्सन हो गई, स्पेसिफिक व्यक्ति हो गई, विशेष व्यक्ति हो गई, विशेष। सीता कैसी हो गई? अब विशेष हो गई। तो विशेष के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो गया यहाँ पर? सी, क्योंकि सीता क्या है? फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, तो फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर में सी का यूज होता है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स कौन कौन से हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन के? ही, सी, आई, वी, यू, दे। ठीक। ही, सी, आई, वी, यू, दे, इनका यूज हम कहाँ करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक। इट भी है, इट का भी यूज करते हैं। तो इन सब का यूज कहाँ करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में करते हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति या समूह को इंडिकेट करना होता है। जैसे समूह में देख लो, एक एग्जांपल हो, पीपल आर गैदरिंग ऑन द रोड, पीपल आर ब्लॉकिंग रोड because here are here is some local issues। पीपल आर गैदरिंग ऑन द रोड, लोग क्या कर रहे हैं? सड़कों पर जमा हो रहे हैं। पीपल आर ब्लॉकिंग द रोड, लोग सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थानीय मुद्दा है। अब यहाँ पर पीपल के लिए कैसा हमें प्रोनाउन चाहिए? क्योंकि पीपल एक तो है नहीं, एक से पीपल बनेगा नहीं, यहाँ कई सारे लोगों का जमावड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए यूज होगा फिर हमारा प्रोनाउन दे। कौन सा? दे। तो हम पीपल की जगह क्या कर देंगे? जहाँ जहाँ पीपल है, पहले वाले को छोड़ करके दूसरे सेंटेंस से जहाँ पीपल है वहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे? इन प्लेस ऑफ पीपल दे प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन होगा यहाँ पर? दे प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नोट कर लो फिर। आगे चलें। ठीक। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। जब पोजेसिव की बात होती है तो पोजेसिव क्या करता है? ओनरशिप लाता है। ओनरशिप, पोसेशन, मतलब अपना अधिकार दिखाता है, अपना स्वामित्व दिखाता है। जब भी अपना स्वामित्व या अपना अधिकार दिखाना होगा वहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसके स्थान पर? संज्ञा के
स्थान पर। पहले इसमें जान लो पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से आएगा। माई ऑब्लिक माइन, हिज, हर ऑब्लिक हर्स, इट्स, आवर ऑब्लिक आवर्स, दियर ऑब्लिक दियर्स। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है? ये चीज़ें आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। हिज, हर, इट्स, दियर, माइन, आवर, योर, यही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं पॉजेसिव के लिए। ठीक, योर ऑब्लिक योर्स। ठीक है, योर्स है, दियर्स है, आवर्स है, ये सब हर्स है, ये सब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज किए जाते हैं। ठीक, पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई कार। ये किसकी कार है? मेरी कार है। तो कार के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ। ये कार किसकी है? मेरी है। तो ये मेरा अधिकार आ गया, माई शब्द यूज हो गया। तो ये माई जो है कार पर अधिकार बता रहा है, किसका अधिकार है। तो माई मीन्स मेरा, मेरा अधिकार है किस पे? कार का। इसीलिए मैंने बोला दिस इज माई कार। मैं अपनी ओनरशिप इस पे दिखा रहा हूँ, मैं अपना स्वामित्व इस पे दिखा रहा हूँ। दैट इज योर फादर्स कार। ये मेरी कार है, लेकिन वो जो दूर खड़ी है वो आपके पिताजी की कार है। तो आपके पिताजी के लिए कौन सा आया पॉजेसिव प्रोनाउन? योर आया। योर क्या कर रहा है? आपके पिताजी का अधिकार दिखा रहे हैं। ठीक है, सम गुड बुक्स आर माई सिस्टर्स बैग। कुछ अच्छी किताबें मेरी सिस्टर की बैग में है। तो मेरे सिस्टर के बैग का अधिकार कौन दिखा रहा है? माई। माई शब्द आ गया किसके लिए? अधिकार दिखाने के लिए। किताबें कहाँ हैं? उसके बैग में जो हैं वो अच्छी किताबें हैं। तो अच्छी किताबों पर किसका अधिकार है? मेरे सिस्टर का अधिकार है। किसका है? मेरी सिस्टर का अधिकार है। तो यहाँ भी आ गया माई सिस्टर किसके लिए यूज हो रहा है? माई शब्द माई सिस्टर, एक मिनट अगेन राइट करना पड़ेगा, इरेज हो गया। मेरे सिस्टर के बैग में अच्छी किताबें हैं। ये माई, माई शब्द जो यूज हो रहा है और माई सिस्टर, ये पूरा अगर लें ये किसके लिए यूज हो रहा है? अच्छी किताबों के लिए। मेरी सिस्टर के बैग में क्या है? अच्छी किताबें। अच्छी किताबें कहाँ हैं? कुछ अच्छी किताबें मेरी सिस्टर के बैग में हैं। तो यहाँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जब हमें पोजीशन दिखाना होता है, अपना ओनरशिप दिखाना होता है या किसी का ओनरशिप दिखाना होता है तो वहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। किसी कोई दिक्कत है? नहीं है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। दैट बिल्डिंग इज देयर रूम मेट।
दैट बिल्डिंग इज देयर रूममेट। ये बिल्डिंग जो है उनके रूममेट की है। किनके? उनके। सम शॉप्स आर योर्स ब्रदर इन लॉज। सम शॉप्स आर योर्स ब्रदर इन लॉज। कुछ दुकानें आपके ब्रदर इन लॉ की हैं। आपके ब्रदर इन लॉ की कुछ दुकानें हैं। योर्स, यहाँ पर स्टॉप भी लगा सकते हो। योर्स ब्रदर इन लॉज, आपके ब्रदर इन लॉ की हैं। तो ये दो प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया, पर्सनल और पॉजेसिव हो गया। पर्सनल जब किसी स्पेसिफिक किसी विशेष व्यक्ति की बात करेंगे, पॉजेसिव जब हमें ओनरशिप अपना अधिकार दिखाना होगा तब वहाँ का करते हैं। इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें। This type of pronoun that shows ownership or possession of something। जब किसी वस्तु पर या किसी पर अपना अधिकार दिखाना होता है या अपना ओनरशिप दिखाना होता है, अपना स्वामित्व दिखाना होता है, तो वहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब अपना संबंध हम किसी और से संबंध जोड़ने के लिए पीछे की तरफ लौटते हैं तो वहां पर क्या होता है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब बैक करना, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन नोट करना चाहे नोट कर लें। टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जब सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के कर्ता के साथ जब अपना पुनः संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम वाक्य के कर्ता के साथ अपना पुनः संबंध स्थापित करना चाहते हैं या स्थापित करके दिखाना चाहते हैं या संबंध दिखाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, पहले देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन के फॉर्म में। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स। ठीक, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार के प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई
माई सेल्फ क्लीन रूम डेली। आई माई सेल्फ क्लीन रूम डेली। मैं स्वयं ही अपना रूम प्रतिदिन साफ करता हूँ। मैं स्वयं ही अपना रूम प्रतिदिन साफ करता हूँ। ठीक, तो माई सेल्फ क्या है, अपने सब्जेक्ट के साथ ही क्या कर रहा है, संबंध साबित कर रहा है। मैं प्रतिदिन रूम साफ करता हूँ। तो ये जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, ये क्या कर रहा है, अपने कर्ता के साथ संबंध स्थापित करता है, अपने सब्जेक्ट के साथ कह रहा है मैं स्वयं ही अपना रूम प्रतिदिन साफ करता हूँ। तो ये किसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है, सब्जेक्ट साथ। इट मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब कहीं भी दिखता है तो समझ लेना कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक, एक एग्जांपल और देखो। यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ। यह काम तो तुम स्वयं ही कर सकते हो। दिस वर्क, यह काम, तुम यह काम स्वयं ही कर सकते हो। तो योर सेल्फ का संबंध किससे जुड़ गया, सब्जेक्ट से। किससे जुड़ गया, सब्जेक्ट से। इसका मतलब यहाँ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो हम लोग 3 प्रोनाउन पढ़ चुके। अगला है, फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन लिखिए, दे पॉइंट टू आर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ये हमें पॉइंट आउट करता है, दिखाता है स्पेसिफिक पीपल को, प्लेस को, थिंग्स को या आइडिया को। जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को आइडेंटिफाई करे, प्रमाणित करे या पॉइंट करो, पॉइंट मतलब यहाँ इंगित करे, मतलब उसकी ओर इशारा करे, तो वहाँ समझ लेना कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो समझ में आएगा, दिस हाउस इज योर दिस हाउस इज योर्स। यहाँ दिस शब्द यूज हुआ, ठीक है, किस संज्ञा के साथ, हाउस के साथ। अब हाउस क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है, नहीं, एक ही जगह पे स्थित रहेगा। इट मीन्स ये प्लेस है। इस हाउस का संबंध किससे जुड़ रहा है, इस वाले प्रोनाउन से। कौन सा घर है जो तुम्हारा है, दिस हाउस इज योर्स। इसमें से कौन सा घर तुम्हारा है, तो दिस हाउस, ये वाला घर जो सामने दिख रहा है, मतलब यही घर। तो यहाँ पर समझ लीजिए कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड होते हैं, पहले इसको समझ लेंगे तब समझ में आएगा। दिस, दैट, दीस, दोज। जब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ कोई भी नाउन यूज रहेगा, समझ लेना वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए,
These books are very hard for learning English. These books, ये किताबें, are very hard, बहुत कठिन है, for learning English. इंग्लिश सीखने के लिए ये किताबें बहुत कठिन है. कौन सी किताबें? ये किताबें. तो इनके साथ कौन सा वर्ड यूज हुआ है? दीज. तो दीज यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये किसकी ओर इंगित कर रहा है? जो किताबें कठिन हैं उनकी ओर इंगित कर रहा है, उनको पॉइंट आउट कर रहा है. तो दीज बुक्स, ये किताबें क्या हैं? बहुत कठिन है. किसके लिए? लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए. किसी टेबल पर मान लीजिए बहुत सारी किताबें रखी हैं, आप पूछे कि इसमें से कौन सी किताबें अच्छी हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उसने बताया दीज बुक्स आर वेरी हार्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश, ये किताबें तो बहुत कठिन हैं इंग्लिश सीखने के लिए. तो यहाँ पर दीज वर्ड हो गया और यहाँ पर दिस वर्ड हो गया. बोथ आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये दोनों कौन से प्रोनाउन हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं. कोई दिक्कत नहीं है. एक एग्जाम्पल और देख लो. दोज फ्रेंड्स आर वेरी बैड. वे दोस्त बहुत ही गंदे हैं. कौन से दोस्त? वे दोस्त. हु सिट ऑन द ब्लैक चेयर. जो कहाँ बैठे हैं? काली वाली कुर्सी पे बैठे हैं, वो दोस्त बहुत ही गंदे हैं. तो उन दोस्त को इंगित करने के लिए किस प्रकार का प्रोनाउन यूज हुआ? दोज प्रोनाउन. तो दोज यहाँ क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. किसके साथ संबंध जोड़ रहा है? फ्रेंड्स के साथ जोड़ रहा है. अब समझ आया? जब दिस दैट दीज दोज के साथ कोई नाउन जुड़ता है तो समझ लेना वहां पर किसका उपयोग हुआ है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है. किसका यूज हुआ है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है. ठीक. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. ये ओ है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जिनका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नोट करके डिफिनेशन में लिख लीजिए. टू आस्क क्वेश्चंस एंड गैदर इंफॉर्मेशन. जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने और सूचना को एकत्रित करने के लिए किया जाता है उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? नोट कर लीजिए जरा. हु, whom, whose, which, what, etc. कौन से? और बहुत सारे जितने क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो सभी आ जाएंगे. बट कंडीशन है उसमें कितने कैसे होना चाहिए? WH टाइप का होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? WH टाइप का होना चाहिए. ठीक. तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक. जैसे एग्जाम्पल में व्हाट आर यू डूइंग टुडे. आज तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर व्हाट शब्द क्या आ गया? क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया.
तो अगर इसकी रिप्लाई दोगे तो जो रिप्लाई दोगे ये कैसे हो जाएगा, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना एकत्रित करने में काम आ जाएगा। यहाँ पर व्हाट किसके रूप में है, क्वेश्चन पूछने के फॉर्म में है। नेक्स्ट है हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है। तो यहाँ भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये हुज वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जहां पर किसी सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को जोड़ने का काम करता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन में नोट करिए, यूज्ड टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ sentence to another and show the relationship between them। कह रहा है यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अनदर, वाक्य के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने तथा उनके बीच कोई संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, हु है, होम है, हुज है, विच है। ठीक, ये तो हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गई, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अब इनका यूज देखो, एग्जाम्पल, ही इज सॉरी दिस इज रमेश हु विन द गोल्ड मेडल इन ICC। ही, यहाँ पर देखिए दिस इज रमेश, यह रमेश है। हु, यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है किससे, विन द गोल्ड मेडल इन ICC। ICC में जिसने गोल्ड मेडल जीता था वही वाला ये रमेश है। तो एक सेंटेंस हो गया, विन द गोल्ड मेडल इन ICC में गोल्ड मेडल जीता था। दूसरा सेंटेंस है दिस इज रमेश, या रमेश है। दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ, वो संबंध स्थापित करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हुआ, जिससे अब दोनों भी सेंटेंस को मिलाने पर एक पूर्ण अर्थ निकल के आता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों को जोड़ करके अर्थ को पूर्ण कर देते हैं और उससे इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है सही वाली, करेक्ट वाली। ठीक,
कोई दिक्कत है? नहीं है? एक एग्जांपल और देखो। मोहन हैज completed his work on time, which he can save our time today। कह रहा है मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, मोहन ने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। विच ही कैन सेव आवर टाइम टुडे, जिससे वह आज अपना समय बचा सके, जिससे वह आज अपना समय बचा सके, इसलिए उसने अपना कार्य समय पर पूरा कर लिया। यहाँ पर व्हिच वर्ड किसके लिए आया? संबंध स्थापित करने, किसके लिए? बीच में, टाइम के बीच में। ये अगर ये काम समय पे पूरा किया तो आज उसने अपना समय बचा लिया, नहीं तो आज भी उसका समय वेस्ट जाता। तो मोहन के इस वाले मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम और ही कैन सेव आवर टाइम टुडे, दोनों सेंटेंस के बीच में संबंध स्थापित कर दिया किसने? व्हिच ने। तो अब समझ आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन इनको बोलते हैं, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित प्रोनाउन। अनिश्चित प्रोनाउन डेफिनेशन में लिख लो, टू रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स और आइडियाज। कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग वहाँ करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक पीपल होते हैं, थिंग्स होती हैं, आइडिया। नॉन स्पेसिफिक मतलब उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार हो, वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन जानते हैं कौन कौन से होते हैं। किसको जानते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को नोट कर लीजिए। जैसे होता है समवन, कोई एक, समथिंग, कुछ भी, एनीबॉडी, कोई व्यक्ति, एनीथिंग, कोई वस्तु, नोबॉडी, कोई व्यक्ति नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ कोई भी चीज निश्चित ही नहीं है, सब क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश today's classroom। Nobody can speak English today's classroom। today's
इन द क्लासरूम। नोबडी, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल सकता आज के इंग्लिश के क्लासरूम में। आज का जो इंग्लिश का क्लासरूम चल रहा है इसमें कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ठीक, इंग्लिश की जगह पे हम अदर वर्ड्स रख लेते हैं। अब इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश ही नहीं बोल सकता, ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो यहाँ बोलते हैं हिंदी। ठीक, नोबडी कैन स्पीक हिंदी टुडेज इन क्लासरूम। आज के क्लासरूम में कोई भी व्यक्ति हिंदी नहीं बोल सकता। इट मीन्स आज जो भी बोलेगा सब इंग्लिश में ही बोलेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है एनीवन कैन completed today's worksheet given by teacher। anyone can completed today's worksheet, कोई भी व्यक्ति आज की वर्कशीट पूरा किया है, पूरा कर सकता है जो टीचर के द्वारा दिया गया है। जो टीचर के द्वारा दिया गया है उनमें जो भी व्यक्ति हो उनमें से कोई भी व्यक्ति है जो उस वर्कशीट को पूरा कर सकता है। तो यहाँ एनीवन क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति, इन सबको चैलेंज दिया जा रहा है, किसी स्पेशल पर्सन को नहीं कहा जा रहा है। उसमें से कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकते हो तो वो क्या करो, रेज हैंड करो या आगे बढ़ के आओ या करने की कोशिश करो। तो इस टाइप के जब वर्ड्स यूज होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो क्या हो, रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो, उल्टे एक्शन लेते हो। जैसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट actions that are done between two or more people। कह रहा है रेसिप्रोकल, दे आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस। ये हमारे एक्शन मीन्स हमारे क्रियाकलाप को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में काम करने की बात होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा। पहले तो वर्ड समझ लीजिए कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे ईच, अदर, वन, एनदर। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेकिंग ब्रेड्स वर्क कैन
डू ईच अदर। मेकिंग ब्रेड्स वर्क, ब्रेड बनाने का काम कैन डू ईच अदर, कर सकते हो ईच अदर, एक दूसरे के साथ ब्रेड बनाने का काम कर सकते हो, ब्रेड बनाने का काम एक दूसरे के साथ कर सकते हो। यहाँ पर ईच अदर मतलब दो व्यक्तियों को कहा जा रहा है कि दोनों व्यक्ति मिल करके ये काम कर सकते हो, दोनों व्यक्ति साथ कर सकते हो, या दोनों व्यक्ति मिलकर काम कर सकते हो, दोनों व्यक्ति कर सकते हो। यहाँ पर ईच अदर का सेंस यही है। वन एंड अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, ईच अदर मतलब प्रत्येक दूसरा, ईच अदर प्रत्येक दूसरा, प्रत्येक दूसरे के साथ मतलब यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात होती है, वहाँ ईच अदर या वन एंड अदर का यूज होता है। दूसरा है ऑल स्टूडेंट्स हैव प्लेड क्रिकेट टू वन another। ऑल स्टूडेंट्स हैव प्लेड क्रिकेट टू वन another। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने क्रिकेट खेला एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सभी ने क्या किया, क्रिकेट खेला, सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेला। अब यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, सभी स्टूडेंट की क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने ही क्या कर रहा है, उनके एक्शन की बात हो रही है, खेलने का काम किया, और एक्शन कैसा है, टू आर मोर्स, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, वहाँ सबने मिलकर के काम किया है। अब समझ में आ गया होगा, जहाँ टू आर मोर्स दो या दो से अधिक लोगों के एक्शन की, क्रियाकलाप की बात होगी, वहाँ पर क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, मतलब वहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वही रिप्लाई में सामने वाला हमें दे रहा है। तो जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में न्यूटन का थर्ड लॉ ही समझिए, जो काम हम करेंगे वही हमारे सामने वाला करेगा, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। तो वहाँ ईच अदर वन एंड अदर जैसे वर्ड्स का यूज होता है। अगर ईच अदर वन एंड अदर वर्ड्स यूज हुए हैं, समझ लो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज हुआ है। किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन कौन सा है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखें, दे आर यूज्ड टू ऐड emphasis to a noun or pronoun in a sentence। अब यहाँ क्या करता है, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंस मतलब इंटेंसिव, आकर्षण, कैसा आकर्षण, जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना आकर्षण जोड़ता है, अपना प्रभाव दिखाता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। कैसा प्रोनाउन, इंटेंसिव। इंटेंसिव इंटेंसिव
प्रोनाउन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं तो वहां से चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल देखिए, पानी पीने लगे थे, वही थोड़ा सा वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं। आई वेक्ड, आई बेक्ड द केक माई सेल्फ। आई बेक्ड द केक माई सेल्फ, मैंने क्या किया, केक को स्वयं ही बनाया। मैंने केक को स्वयं ही बनाया। मैंने बेक्ड, बेक्ड मीन्स यहाँ पकाया, पकाया मतलब यहाँ पर केक को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। ठीक है, आई बेक्ड द केक माई सेल्फ, केक को किसने बनाया है, हमने स्वयं ही बनाया। तो यहाँ पर केक क्या है, नाउन है, नाउन का आकर्षण केंद्र कहाँ पहुँच गया, माई सेल्फ। ये ऐसे प्रोनाउन है जो नाउन के साथ अपना क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, अपना संबंध जोड़ रहे हैं, अपना आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। तो केक बन गया किसके साथ आकर्षण का केंद्र, माई सेल्फ का आकर्षण का केंद्र बन गया। ठीक है, और दो चार एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये इसके पहले कहीं नहीं आया होगा सिलेबस में, इसलिए थोड़ा सा आउट सा लग रहा है, ऑड सा। सी सॉल्व्ड द पजल herself। सी सॉल्व द पजल, उसने पजल को सॉल्व किया, कैसे, herself, स्वयं से। उसने पजल को स्वयं ही सॉल्व कर लिया। किसको सॉल्व किया, पजल को। तो पजल क्या है हमारा, नाउन है, नाउन का अब एम्फेसिस किसके साथ हो गया, herself साथ। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, herself इंटेंसिव प्रोनाउन। इसका इंटेंस किसके साथ हो रहा है, किसी नाउन के साथ। अब इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक हमने आपको प्रोनाउन बताया था, किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो संबंध हो रहा है किससे हो रहा था, सब्जेक्ट के साथ हो रहा था। किसके साथ हो रहा था, सब्जेक्ट के साथ। बट यहाँ पर जो इंटेंसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर जो हर सेल्फ आ रहा है, हिमसेल्फ आ रहा है, माई सेल्फ आ रहा है, वो किसके साथ अपना इंटेंस जोड़ रहा है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। किसके साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ। बट वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा था। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जहां पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपना संबंध जुड़ेगा वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जहां किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिव प्रोनाउन। ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये संबंध किससे जोड़ रहा है। वहां डायरेक्टली उसका संबंध किससे होता है, समझ में आ रहा है, डायरेक्टली उसका सब्जेक्ट से संबंध होता था। जैसे आई माई सेल्फ क्लीन द रूम डेली, मैं स्वयं ही अपने कमरे को साफ करता हूँ, मैं स्वयं ही। दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यहाँ सी सॉल्व द पजल हरसेल्फ, यहाँ पजल को सॉल्व स्वयं ने किया, तो यहाँ पजल का संबंध किससे जुड़ गया, हरसेल्फ से। किससे जुड़ गया, हरसेल्फ से। अब कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक, एंड लास्ट वन इज रिलेटिव पॉजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही खतरनाक है भाई। रिलेटिव भी है, पॉजेसिव भी है और प्रोनाउन भी है। यहाँ तो तीन चीजें हो गई। पहला नंबर तो प्रोनाउन है, दूसरा नंबर पॉजेसिव है, तीसरा नंबर रिलेटिव है। ठीक है, तो रिलेटिव पॉजेसिव प्रोनाउन, दे आर यूज्ड, डेफिनेशन लिखो, दे आर यूज्ड टू शो पोसेशन
and introduce relative clauses at the same time। ठीक, नोट करिए, they are introduced to show possession and introduce relative clauses at the same time। ठीक, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? नोट करिए, whose, of, which, इस टाइप के वर्ड यूज रहते हैं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एग्जाम्पल देखेंगे समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, I met a woman whose car was stolen। I met a woman whose car was stolen। मैं एक औरत से मिला, I met a woman, मैं एक औरत से मिला, whose car was stolen, जिसकी कार चोरी हो गई थी, ठीक, तो यहाँ पर whose जो वर्ड है क्या कर रहा है? यहाँ देखिए, रिलेटिव पोसेशन। पहला नंबर तो I met a woman, कार वाज स्टोलन, दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित कर रहा है, संबंध बना रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पोसेशन मीन्स ओनरशिप भी दिखा रहा है। हुज कार, जिसकी कार, किसकी? इस वोमेन की क्या हुई? कार चोरी। इस वोमेन और इस कार के बीच में संबंध भी जोड़ रहा है, और पोजेशन अधिकार भी दिखा रहा है। ये किसकी कार है जो चोरी हो गई? इस औरत की कार है। किसकी कार है? इस औरत की कार है। तो जहां पर पोसेशन और रिलेटिव दोनों एक साथ आते हैं, वो समझ लीजिए कैसा है? रिलेटिव पोसेशन प्रोनाउन का काम कर रहा है, अब समझ में आया? ठीक, एक और एग्जांपल देख लो। द स्टूडेंट whose book was lost received a refund। द स्टूडेंट, वह विद्यार्थी, हुज बुक वाज लॉस्ट, जिसकी किताब खो गई, रिसीव्ड अ रिफंड, उसने क्या किया? रिफंड को प्राप्त किया। जिसने क्या किया था? अपनी किताब गुम करा दी थी, गायब करवा दिया। तो पहला नंबर स्टूडेंट और बुक्स के बीच में संबंध स्थापित किया। फिर उसके बाद किससे स्थापित किया? पोसेसिव, स्टूडेंट की किताब की। स्टूडेंट और किताब के बीच में संबंध स्थापित किया। बुक्स वाज लॉस्ट, रिसीव्ड अ फंड, तो पोसेशन भी हो गया और
रिलेशन भी बन गया कि रिफंड भी प्राप्त किया, जो किताब खोई थी उसी पर रिफंड। तो मतलब पहला नंबर था किताब गायब किया किसने, स्टूडेंट ने, फिर रिफंड भी प्राप्त किया किस पर, उसी किताब पर। तो एक तरफ यहाँ दो चीज़ें हो गई, एक तरफ रिलेशन भी है, दूसरा पोसेशन भी है। रिलेशन किसका है, रिफंड और स्टूडेंट को। रिफंड किसको मिला, स्टूडेंट को। पोजेशन किससे हुआ, बुक पर उसका, स्टूडेंट का जो अधिकार है वो यहाँ पर पोसेशन भी हो गया। तो एक साथ में दो दो चीज़ें जहाँ आएंगी वो समझ लो क्या हो रहा है, रिलेटिव पोसेशन प्रोनाउन हो रहा है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देते हैं। लास्ट एग्जांपल है, दे लिव इन अ हाउस whose roof is made of ग्रास। इससे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। दे लिव इन अ हाउस, वे एक घर में रहते हैं। रूफ इज मेड ऑफ ग्रास, छत जो है घास से बना है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है कौन, पूछ। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है। दे लिव इन अ हाउस हुज रूफ इज मेड ऑफ ग्रास, वे एक घर में रहते हैं जिसका छत किससे बना है, घास का बना है। ठीक है, अब ये सेंटेंस तो जुड़ गया। अब कह रहा है पोसेशन, दे लिव इन हाउस, वे घर में रहते हैं, किस वाले घर में, जिसका रूफ क्या है, ग्रास का है। तो इनके घर का संबंध तो दे से बन गया और ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए, लेकिन ग्रास वाला घर के ऊपर अधिकार किसका है, दे का। जो ग्रास वाला छत है वो किसका है, दे, इनका है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब सेंटेंस में यहाँ पर सेंस निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ये ईजी नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। तो हम लोग अभी तक नॉर्मली ए टाइप्स के प्रोनाउंस पढ़ते थे, आज हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन 10 टाइप्स के प्रोनाउन पढ़ लिए। ठीक है, इसी टाइप्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट इतना डीप में जा करके नहीं पूछेगा, वो आपसे नॉर्मल प्रोनाउन पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछेगा भी तो हम लोगों ने डीप में एक्सप्लेनेशन कर लिया है, हम इस पे आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम लोग टुमारो क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। ओके, थैंक यू।